आज हम भारत के इतिहास की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी जिंदगी में ज्ञान, क्रांति और राष्ट्रवाद तीनों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की। तो चलिए उनकी इस असाधारण कहानी को जरा करीब से समझते हैं। देखिए, मौलाना आजाद को सिर्फ एक धर्मशास्त्री के तौर पर जानना, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। वो असल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। और यही उनका ये जो डबल रोल था ना, यही उनके जीवन को इतना दिलचस्प और इतना जरूरी बना देता है। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए, सबसे पहले उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि वहीं से उनकी वो असाधारण सोच बनी थी। सोचिए, उनका सफर शुरू होता है 1888 में मक्का से। फिर वो कलकत्ता आते हैं, जहां उनकी शुरुआती पढ़ाई पारंपरिक इस्लामी तरीके से होती है। लेकिन वो वहीं रुके नहीं। उन्होंने मिडिल ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल एशिया की यात्राएं की, और इन यात्राओं ने उन्हें दुनिया को देखने का एक बहुत बड़ा, एक ग्लोबल नजरिया दिया। और हाँ, एक और खास बात थी, उनके पिता हिंदुस्तानी थे और माँ अरब से। तो ये जो मिली-जुली विरासत थी ना, इसने उनकी शख्सियत को और भी ज्यादा गहरा और खुला बनाया। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अपनी पूरी पारंपरिक इस्लामी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने चुपचाप किसी को बिना बताए खुद से अंग्रेजी सीख ली। मतलब आप सोचिए, ज्ञान को लेकर उनकी भूख कितनी जबरदस्त रही होगी। तो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मौलाना आजाद ने अपनी कलम को ही क्रांति का हथियार बना लिया। अब चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी पत्रकारिता और एक्टिविज्म ने आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उन्होंने अल हिलाल नाम से एक साप्ताहिक यानी वीकली अखबार शुरू किया। लेकिन ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, नहीं, ये ब्रिटिश हुकूमत और उस वक्त की पुरानी सोच के खिलाफ उनके जो क्रांतिकारी विचार थे ना, उनका एक बहुत पावरफुल मंच था। तो आखिर इस अल हिलाल का मकसद क्या था? देखिए, इसके दो बड़े टारगेट थे। पहला, उन भारतीय मुसलमानों को निशाने पर लेना जो ब्रिटिश सरकार के वफादार बने हुए थे, और दूसरा, मुस्लिम लीग के इस दावे को सीधे सीधे चैलेंज करना कि वही सारे भारतीय मुसलमानों की अकेली आवाज है। आप सोचिए, उस जमाने में ऐसा करना कितना बड़ा और कितना हिम्मत वाला काम रहा होगा। अच्छा, पत्रकारिता से राजनीति में आना, ये सफर तो होना ही था। तो अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो कैसे आगे बढ़े और आज़ादी की लड़ाई में उनका रोल क्या रहा। उन्होंने एक बहुत ही सोचा समझा कदम उठाया। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी बना दी। इसका मकसद सीधा था, उन राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म देना जो मुस्लिम लीग के बंटवारे वाली राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते थे। और देखते ही देखते उनका रुतबा इतना बढ़ गया कि 1940 से 1946 तक, मतलब पूरे 6 साल, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और ये कोई मामूली वक्त नहीं था। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन अपने पीक पर था। ऐसे मुश्किल वक्त में कांग्रेस को लीड करना वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जाहिर है, आज़ादी की ये लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं की तरह मौलाना आज़ाद को भी इस संघर्ष के दौरान कई बार जेल की हवा खानी पड़ी। अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी और शायद सबसे दर्दनाक चैप्टर पर, भारत का बंटवारा। मौलाना आज़ाद हमेशा एक यूनाइटेड इंडिया के हिमायती रहे। इस मामले में उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। वो देश के बंटवारे के कट्टर विरोधी थे। उनके लिए भारत की एकता, भारत की यूनिटी किसी भी कीमत पर सबसे ऊपर थी। बंटवारे और आज़ादी से जुड़ी इन सारी घटनाओं पर उन्होंने अपने विचार अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में बहुत खुलकर लिखे हैं। ये किताब आज भी उस दौर को समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट मानी जाती है। और पता है, अपनी किताब में वो बंटवारे के लिए किसी एक पार्टी को ब्लेम नहीं करते। वो इसके लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को बराबर का जिम्मेदार मानते हैं। इससे पता चलता है कि उस वक्त की पॉलिटिक्स असल में कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन बंटवारा होने के बाद भी आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी। तो चलिए अब उनकी लेगेसी और आज़ाद भारत में उनके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। आज़ादी के बाद जब देश को बनाने का काम शुरू हुआ तो उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। वो बने आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और उन्होंने देश के एजुकेशन सिस्टम की जो नींव रखी ना, वो आज भी उनकी दूर की सोच का सबूत है। मतलब उनका जीवन एक क्रांतिकारी नेता से एक राष्ट्र निर्माता, एक नेशन बिल्डर बनने तक का सफर था। ये एक ऐसी जर्नी थी जो संघर्ष से तो शुरू हुई, लेकिन खत्म एक महान विरासत पर हुई। साल 1958 में नई दिल्ली में उनका निधन हो गया।
लेकिन देश ने उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया। उनके निधन के कई दशक बाद साल 1992 में उन्हें मरणोपरांत यानी उनके जाने के बाद भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो आखिर में हम मौलाना आज़ाद को कैसे याद करें? तो वो जाने जाते थे अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी मजहब परस्ती यानी अपने धर्म में गहरे यकीन के लिए, अपनी उदारता यानी खुले विचारों के लिए और अपनी विवेकशीलता यानी समझदारी के लिए। यही गुण उनकी शख्सियत की पहचान थे। और आखिर में ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसे लीडर की लेगेसी, उसकी विरासत आज के ज़माने में कितनी रेलेवेंट है? एक ऐसा लीडर जो धर्म और राष्ट्रवाद को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे का साथी मानता था। इस पर सोचिएगा ज़रूर।